लेखराज एक खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था। वो लोगों को खेतों में मजदूरी के लिए रखा करता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे जिसमें वो तरह तरह की फसल उगाता था, पर उससे जो मुनाफा मिलता था वो उसे अपने पास ही रख लेता था और मजदूरों को बहुत कम देता था। सुमित, तुम बहुत समय से मेरे साथ काम कर रहे हो। तुम मेरे एक वफादार नौकर हो। तुम पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। ये तो मेरा भाग्य है, पर आप मुझे और लोगों जितना ही मजदूरी देते हैं। मैं इतना काम करता हूँ, पर मेरे हाथ क्या लगता है भला। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। जैसा मैं लोगों को देता हूँ वैसा भी मैं तुम्हें देता हूँ। जब से मैंने ये काम शुरू कराया है तब से ही तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, पर मुझे मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। कई बार सुमित को इस काम को लेकर बहुत चिढ़ हो जाती थी। वो इस काम को नहीं करना चाहता था, परंतु उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वो मजबूर होकर काम करता रहता था। लेखराज ने उसे एक खेत जोतने के लिए दिया था। लेखराज ने मुझे ये खेत जोतने के लिए दिया है। क्यों ना मैं इस खेत में इस बार गाजर उगाऊं? ये सबसे अलग खेती होगी। क्या सोच रहे हो सुमित? मैं इसमें गाजर लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल इसमें गाजर ही उगा दो, क्योंकि अब सर्दियों के मौसम आ रहे हैं और हर कोई गाजर का हलवा बनाने की फिराक में रहेगा तो माल बहुत अच्छा बिकेगा। जी ठीक है। सुमित उसमें गाजर की खेती कर लेता है। थोड़े दिन में उसमें छोटी छोटी गाजर आनी शुरू हो जाती है। जब वो उन्हें देखता है तो वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग ला रही है। छोटी छोटी गाजर आनी शुरू हो गई है। थोड़े दिन में ये बड़ी हो जाएंगी तो इन्हें बाजार में बेचूंगा और अच्छा दाम पाऊंगा। अरे पर ये लेखराज मुझे अच्छा दाम कहाँ से देने लगा? फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर अगली सुबह जब वो आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये मेरी खेती को क्या हो गया? कल तक तो इसमें बहुत सारी गाजरें थी, पर आज तो इसमें एक भी गाजर नहीं है। इतने में लेखराज वहाँ आ जाता है और ये देखकर उस पर बहुत नाराज होता है। सुमित को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाजर कहाँ गई। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। फिर एक दिन सुमित खेत में ही रुकने की ठानता है। ना जाने मेरी खेतों में से गाजर कौन चुरा ले जाता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। पूरे दिन मैं मेहनत करता हूँ और फल कोई और ले जाता है। वो खेत से थोड़ी दूर जाकर एक खाद डाल लेता है और उस पर विश्राम करते हुए खेत पर नजर रखता है। तभी अचानक गाजर गायब होने लगती है और वो खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे ये गाजर अपने आप क्यों गायब हो रही हैं? ओह अच्छा, यहाँ पर एक खरगोश है। यही मेरी सारी गाजर अपने बिल में लेकर जा रहा है। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। सुमित उसके पीछे पीछे डंडा लेकर भागता है और खरगोश, जो कि बहुत तेज दौड़ता था, उसकी आंखों को चकमा देकर एक बिल से निकलकर दूसरे बिल में घुस जाता है। सुमित उसको पकड़ते पकड़ते थक जाता है, पर वो खरगोश उसके हाथ नहीं आता। वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जब वो बैठा होता है तो उस पेड़ से कुछ फल गिरते हैं। ये खरगोश ने तो आतंक मचा रखा है और ये तो मेरे हाथ भी नहीं आने वाला, क्योंकि इस खेत में इसने बहुत सारे बिल बना रखा है। एक बिल में घुसता है और दूसरी बिल में निकल जाता है, दूसरे में घुसता है तो तीसरे में निकल जाता है। इसका बिल इतना छोटा है कि मैं तो इसमें जा ही नहीं सकता। चलो अच्छा हुआ, ये फल अपने आप ही टूट गए। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब इन फलों को ही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। गाजर तो ये खरगोश खा गया। सुमित जैसे ही उस फल को खाता है तो वो छोटे आकार का हो जाता है और दोबारा उस फल को खाता है तो वो अपने ही आकार में आ जाता है। अरे ये तो जादुई फल निकला। इससे तो मैं छोटा भी हो सकता हूँ और अपने आकार में भी आ सकता हूँ। ये तो बड़ा फायदेमंद फल है। अब इस फल को खाकर मैं छोटे आकार में होकर इस खरगोश का पता लगा सकता हूँ कि ये मेरी गाजर लेकर क्या कर रहा है। सुमित उस फल को खाकर अपना आकार छोटा कर लेता है और खरगोश के बिल में जाता है। वो बिल में एक कोने में जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाजर रखी हुई थी। अच्छा, तो इस खरगोश ने ये गाजर यहाँ पर छिपा कर रखी है। पर ये क्या? ये तो सारी गाजर नीली है। तो तुमने मेरी गाजरों का पता लगा ही लिया। जो तुम सोच रहे हो और देख रहे हो वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे खेत से मैंने गाजर चुरा तो ली, पर वो गाजर नीली है। तुम चाहो इन गाजरों को ले जा सकते हो।
मैं इन नीली गाजरों का भला क्या करूँगा? ये कोई मामूली नीली गाजर नहीं है। तुम इनका गाजर का हलवा बनाओगे तो तुम्हें शक्कर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम्हारा गाजर का हलवा बहुत बिकेगा। तुम्हें लेखराज जैसे आदमी के साथ काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या तुम सही कह रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं इन नीली गाजरों का हलवा बनाकर बेचूंगा। सुमित उन गाजरों को अपने साथ ले आता है और वापस अपने आकार में आ जाता है। फिर वो उन नीली गाजरों का हलवा बनाता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और वो बाजार में जब बिकता है तो सब उसके गाजर के हलवे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हलवा ले लो, हलवा, गाजर का हलवा, नीली गाजर का हलवा, एक बार खाओगे बार बार आओगे। हलवा ले लो, हलवा, नीली गाजर का हलवा। अरे नीली गाजर का हलवा कोई हलवा होता है? एक बार खाकर तो देखिए, आप पुराने गाजर के हलवे को भूल ही जाओगे। ये नीली गाजर का हलवा बहुत ही अद्भुत है। अच्छा दिखाओ नीली गाजर का हलवा, हम भी खाने को अटूर है। आखिर देखे तो सही नीली गाजर है क्या बात। व्यक्ति जब नीली गाजर का हलवा खाता है तो वो उंगलियां चाटता रह जाता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट और अद्भुत था। वो औरों को भी ये हलवा खाने की सलाह देता है। अरे लाओ लाओ, मुझे भी दो, हलवे मैं भी खाऊंगा। नहीं नहीं पहले मुझे, नहीं नहीं पहले मुझे, पहले मुझे। इसी तरह से लोगों में नीले हलवे को खाने की होड़ लग जाती है और सबको वो नीली गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है और सुमित रातों रात अमीर हो जाता है। फिर वो लेखराज की नौकरी को लात मारकर अपने नीले गाजर के हलवे के व्यापार को बढ़ाता है। वो नीली गाजर कभी खत्म नहीं होती थी, इसलिए उसे नीली गाजर की कमी नहीं होती थी। उन नीली गाजर के साथ वो खरगोश भी सुमित के साथ रहता था और सुमित उसको बहुत प्यार करता था। केशव के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपने चाचा चाची के पास रहता था। चाची केशव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। केशव अगर कुछ खाना खाने बैठता तो उसकी चाची उसको प्रताड़ित करती रहती। कितना खाएगा केशव, अब तो उठ जा, पहली रोटी से बैठा हुआ है और सब खाकर उठ गए पर तेरी भूख शांत नहीं होती। चाची एक रोटी और दे दो ना, अभी भूख खत्म नहीं हुई है। इस तरह तो सारा घर खाली कर देगा। अब मेरे बेटे के लिए तो 2 ही रोटी बची है। मैं तो तेरे लिए रोटी बना बना कर थक जाती हूँ। पता नहीं जेठानी जी तेरी भूख कैसे शांत करती थी। केशव भूखा ही उठ जाता है। अगली बार बैठता है तो फिर चाची उसके खाने के टाइम पर सुनाती है। उसको सहा नहीं जाता, उसको सही से खाना खाने नहीं देती। अच्छी चीज अपने बेटे को देती थी और केशव को बचा कुचा देती थी, जिससे वह हमेशा भूख से व्याकुल रहता था और रीता उससे घर का सारा काम कराती थी। एक दिन जब केशव खाना खाने बैठा, केशव मेरे बस की नहीं है अब तेरे लिए खाना बनाना, तू अपना कहीं और जुगाड़ कर ले। इतना खाना तो मेरा पूरा परिवार भी नहीं खाता जितना अकेला तू खाता है, और काम तो तुझसे होता ही कहाँ है। इस तरह से रीता केशव को घर से बाहर निकाल देती है। केशव भटकता हुआ, सोच विचार करता हुआ गलियों में भटक रहा था। तभी उसको एक होटल दिखता है। होटल? चलो इस पर अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ खाना मांगता हूँ। साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा, अगर रोटी खानी है तो पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे रोटी नहीं मिल सकती। केशव अपना सा मुंह लटकाकर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है। केशव पलट कर देखता है तो एक आदमी उसको बुला रहा होता है और वो उसके पास जाता है। बेटा रोटी खानी है तो पैसे देने पड़ेंगे या फिर काम करना पड़ेगा? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इस होटल की किचन में चल और वहाँ पर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको मांज दे, मैं तुझे रोटी दे दूंगा। केशव सारे बर्तन मांज देता है, पर तभी होटल का मालिक आता है। ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब रसोई में बहुत सारे बर्तन थे तो मैंने इसको मांजने के लिए रख लिया था। तुमने मुझसे पूछे बिना इसको क्यों रखा? इसको मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। साहब इतने सारे बर्तन मांजे हैं तो कुछ तो दे दो। अच्छा चल ठीक है, 2 रोटी खा ले। आदमी उसको 2 रोटी देता है, पर केशव की भूख नहीं मिटती। साहब मुझे तो और भूख लगी है। मैं तुझे और रोटी नहीं दे सकता। जो कुकर है ये मुझे दे दो। ये बेकार से कुकर का क्या करेगा? ये तो चलता भी नहीं है, बहुत पुराना कुकर है।
मुझे आप यही कुकर दे दो, मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। केशव पुराने कुकर को ले जाता है और उसको अच्छी तरह से साफ करके बैठ जाता है। कुकर तो मैं ले आया, पर इसमें बनाने के लिए सामान तो मेरे पास नहीं है। काश कुकर के साथ साथ दाल चावल और मिल जाते तो मैं उसे बनाकर खिचड़ी तो खा लेता। तभी कुकर में कुछ आवाज आती है। वह खोलकर देखता है तो उसमें खिचड़ी बनी हुई होती है जो ऊपर के तले तक आ रही होती है। खिचड़ी कहाँ से आई? शायद इस कुकर में पहले से ही थी। मैंने उसको खोलकर देखा भी नहीं था और मैं इसको खा लेता हूँ। कुछ भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, उनको भी वह खिचड़ी दे देता है। केशव उस कुकर को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे प्यास लगती है और वह सोचने लगता है, काश मेरे पास पानी होता। कुकर में से आवाज आती है तो वो उसे खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारा पानी होता है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? इसमें तो पहले खिचड़ी थी, खिचड़ी खत्म हुई तो पानी आ गया। ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोचता हूँ ये कुकर मुझे वही देता है। ये कोई जादुई कुकर लगता है। जब उसे विश्वास नहीं होता तो वह कुकर को आजमाने की कोशिश करता है। तभी बारिश आ जाती है। मुझे छाता दे दो। कुकर के ऊपर छाता आ जाता है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये कुकर जादुई है। इससे जो भी मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। क्यों ना मैं इससे व्यापार शुरू करूँ, एक अपना छोटा सा ढाबा खोल लेता हूँ, जिससे कम दाम पर मैं सभी को खाना दे दिया करूँगा, जिससे किसी को भी मेरी तरह भूखा पेट सोना नहीं पड़ेगा। केशव कुकर की सहायता से ढाबा खोलता है जिसमें बहुत ही कम दाम पर खाना मिलता है, जिससे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है और वह ढाबे से एक होटल खोलने की सोचने लगता है और सभी जगह उसके और उसके खाने की वाहवाही होने लगती है। यह बात उस आदमी को पता चलती है जिसने वह कुकर केशव को दिया था। केशव तो एक छोटा सा बेरोजगार लड़का था। आखिर ऐसा इसके पास क्या हो गया जो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है? इसका पता तो लगाना होगा। वह चुपचाप जाकर देखता है तो उसको जादुई कुकर की असलियत पता चलती है। जब वो उसको चुराने की कोशिश करता है तो रात को उसी तरह का नया कुकर लाकर उस पुराने कुकर को ले जाता है और घर में लाकर उससे कहता है, कुकर, मुझे एक सोने की ईंट चाहिए। कुकर उसमें से बहुत से आग के गोले निकालता है जो उसके ऊपर गिरते हैं। बचाओ बचाओ, मैंने सोने की ईंट मांगी थी, तुमने तो आग के गोले बरसा दिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास सोने की ईंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे एक अच्छा सा पिज्जा बनाकर दे दो। मैं किसी का अच्छा सोचा हुआ पूरा करता हूँ, लालच में बोला गया शब्द नहीं। तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? मेरा मालिक केशव है, तुम नहीं। कुकर अपने में से बहुत सारी भाप निकालता है जो उसके चेहरे पर जाकर लगती है, जिससे उसका पूरा चेहरा जलन के मारे बेकार हो जाता है। अरे ये तो बहुत बेकार है। वो डंडा लेकर उसको मारने लगता है। तभी कुकर अपने अंदर से बहुत सारी सीटें निकालता है जिससे उसके कान फटने लगते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको वापस से केशव के घर छोड़ आता है और कहता है, संभालो अपना कुकर, इसने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। पर ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये कुकर को मैंने चुरा लिया था। मैंने सोचा कि जिस तरह से तुमने जादू करके अमीर होते जा रहे हो, वैसे ही मैं भी इसे चुराकर अमीर हो जाऊंगा। इससे जो कहूंगा वो मुझे देगा। पर इसने ऐसा नहीं किया। मैंने इससे जो भी कुछ मांगा, इसने उसका उल्टा दिया। अब तुम ही संभालो इस आफत को। आदमी वापस चला जाता है। अब केशव उस कुकर से सबकी मदद करता था और अपना होटल चलाया करता था। वह होटल को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करता था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पर वह अपना नेक काम करना कभी नहीं छोड़ता और उस कुकर को हमेशा अपने साथ रखता है। कमलपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में पानी की काफी समस्या थी। राजू की माँ सुबह सुबह नदी से मटका लेकर पानी भरने जाती थी। राजू भी अपनी माँ के साथ जाता था और गांव की कई महिलाएं भी साथ रहती थी। परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से नदी और कुओं का पानी काफी कम हो गया था।
यह देखकर राजू की माँ और बाकी सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। अरे कितने महीनों से बारिश नहीं हुई, यह नदी भी सूखने आई है। अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? गांव में और कोई नदी भी तो नहीं है। हाँ बहन, अब अगर यह नदी पूरी तरह से सूख गई तो हम पानी कहाँ पाएंगे? बगल वाले गांव में भी एक नदी है, पर वह गांव यहाँ से काफी दूर है। अगर यह नदी सूख गई तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत दूर तक जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगले दिन सब दूसरे गांव नदी में पानी भरने जाते हैं। उनको वहां आते देख वहां के गांव वाले बोल पड़ते हैं। सुनिए, हमारे गांव में काफी महीनों से बरसात नहीं हुई है और नदी में सिर्फ इतना ही पानी बचा है कि हमारे गांव का गुजारा होना मुश्किल होगा। आज आप सभी यहाँ से पानी अवश्य भर लें, पर कृपा करके कल से यहाँ पानी भरने ना आना। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे समय में यही नदी हमारे पूरे गांव की प्यास बुझाएगी। अरे बहन, हमारे गांव की नदी सूख गई है और हमारे यहाँ पानी का कोई जरिया भी नहीं है। तो अगर हम आपके यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इस नदी में इतना पानी नहीं है कि दोनों गांव के लोगों की प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अपने गांव वासियों के बारे में ही सोचेंगे ना। राजू की माँ और सभी महिलाएं और राजू निराश होकर पानी भर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की वजह से राजू की माँ का पैर फंस जाता है और पानी से भरा मटका गिरकर टूट जाता है। गरीबी में आटा गीला होने जैसी बात हो जाती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा मटका तो टूट गया, घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है, नया मटका उधार लेना होगा। अरे अब हम क्या करेंगे? न घर में पानी है और न ही पानी मिलने के आसार हैं। ऐसे में जो बचा कुचा पानी था वह भी गिर गया और मटका भी टूट गया। अभी हम पड़ोसी गांव में ही हैं, तो क्यों ना यही एक मटका ढूंढकर फिर से पानी भर ले। हाँ, पर यहाँ मटका मिलेगा कहाँ? और मैंने मटका खरीदने के पैसे भी नहीं लिए। क्या यहाँ का कुम्हार उधार मटका देगा? बात करके देख लेना, शायद मिल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद राजू को पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ मिलता है। वह मटका बहुत ही बड़ा और सुंदर लगता है। ये देखो माँ, पेड़ पर कितना सुंदर और बड़ा मटका है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ, जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है? इससे पानी निकाल रही हूँ, फिर भी मटका पूरा भरा है। यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना। प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए। महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गांव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गांव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला कर लाओ ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ,
मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुंच जाता है, परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।